स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए यह वीडियो लैंग्वेज टेस्ट हिंदी में पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पहले हमने आपका 2 पार्ट बना दिया है। आप उन दोनों पार्ट को देखिए ताकि ये वाला पार्ट आपको अच्छे समझ में आए, क्योंकि पार्ट 2 में हमने आपको भाषा एवं भाषा के प्रकार वाला चैप्टर पूरा अच्छे से समझाया है। आप जाकर पहले उसे देख लीजिए, ठीक है, तभी जाकर ये आपको मतलब कि इस वीडियो के जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं 50+ क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। और इन प्रश्नों को आप अगर मैं जो आपको यहाँ पर दूंगा उसका आंसर आप देखिए कि आपको पहले से कितने प्रश्नों का आंसर पता है, तो इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको अपनी क्षमता पता चलेगा। मतलब इन सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करके आप अपनी क्षमता पहचानने की कोशिश करें। और ध्यान दीजिए, मेहनत करो, सिलेक्शन पक्का होगा। जी हाँ, यदि आप डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो के करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। हिंदी की उत्पत्ति जो है आपकी किस भाषा से हुई है, तो इसमें पहला ऑप्शन है लौकिक साहित्य संस्कृत, दूसरा है आपका वैदिक संस्कृत, और तीसरा है आपका सौर सेनी अपभ्रंश, और चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ पर मगधी। तो इनमें से कौन सा जवाब आपका सही होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, सौर सेनी अपभ्रंश। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत से हिंदी भाषा की उत्पत्ति नहीं है हुई है, ठीक है। ये कई भाषाओं के मिश्रण से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर जो है ये कौन सा यहाँ पर माना जाएगा, सौर सेनी अपभ्रंश। ठीक, आपका अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा से पहले कौन सी भाषा थी। तो हमारे पास कई ऑप्शन है यहाँ पर, पाली, मगधी, प्राकृति, हिंदी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, प्राकृति भाषा थी। ठीक है, संस्कृत भाषा से पहले कौन सी भाषा थी, प्राकृति भाषा थी, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला दूसरा नंबर यहाँ पर है, अभिभाषा का कौन सा शब्द है। देखिए, इस प्रश्न में एक मिस्टेक हुई है, यहाँ अभी के बजाय अरबी क्या होना चाहिए, अरबी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अरबी भाषा का कौन सा शब्द होना चाहिए, ये चीज़ आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अरबी, वो लिखते समय जल्दी से हो गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, अरबी भाषा का कौन सा मतलब कि कौन सा शब्द है, नमाज, दीदार, गुनाह, गवाह। तो इसमें से आपका कौन सा जवाब सही निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है, गुनाह जो है अरबी भाषा का एक शब्द है। गुनाह जो है अरबी भाषा का एक शब्द है, ध्यान दीजिए। अगला है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं वे थे। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक जो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपने क्लास 12th पढ़ा है, तो ये चीज़ तो आप सभी को पहले से पता ही होना चाहिए, ठीक है, इसमें बताने जैसी कोई बात नहीं है। चलिए अगला है, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है। महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है, मैथिली, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी ऑप्शन है। और सबको पता है कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली अगर कोई भाषा है तो वह भाषा मराठी है, ठीक। अगला है, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की बोली है। जो आपकी कन्नौजी हिंदी है वह आपकी किस भाषा की उपबोली है। आपके पास पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, कई ऑप्शन हैं, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, पूर्वी हिंदी, आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूर्वी हिंदी जो है यहाँ पर एक मिनट फिर से मैं क्लियर करना चाहूँगा इसको। क्या लिखा है यहाँ पर, कन्नौजी मतलब कि हिंदी की किस मतलब की उपभाषा की बोली है। तो यहाँ पर जो आपका पश्चिमी हिंदी होना चाहिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, पश्चिमी हिंदी। देखिए, पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कौरवी, बुंदेली और कन्नौजी भाषा आती है। मैंने पीछे आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, ठीक है, फिर समझ लीजिए। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कौरवी, बुंदेली और कन्नौजी जो है ये पश्चिमी भाषा की मतलब पश्चिमी हिंदी की पश्चिमी उपभाषा की बोलियाँ हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला भी समझ में आ गया।
नेक्स्ट नंबर, इनमें से कौन बिहारी हिंदी बोली है, मतलब कि बिहारी हिंदी बोली जो बिहार में बोली जाती है। तो देखिए मुख्य रूप से बिहार में बोली जाने वाली बोलियों के बारे में अगर आपको बताऊं तो 3 ठो आप याद रखिए, भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी, मगही, मैथिली, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपका क्या दिख रहा है, मगही दिख रहा है, इसलिए यह आपका जो है सही जवाब हो जाएगा मगही। क्या सही जवाब हो जाएगा आपका, मगही। नेक्स्ट नंबर है, भाषा का आरंभ होता है, आपका भाषा का आरंभ होता है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ध्वनि से होता है, अर्थ से होता है, शब्द से होता है, वाक्य से होता है, मतलब भाषा आरंभ किससे होता है, ये आपको यहाँ पर मतलब कि बताना है। तो ए नंबर आपका, कोई भी भाषा है अगर आप बोलेंगे तो वो ध्वनि से ही आरंभ होता है, राइट। चलिए अगला, अगर यहाँ इशारा होता है तो इशारा भी ले लेते, लेकिन सबसे पहले आरंभ यहाँ पर किससे होता है, ध्वनि से। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की बात करेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न जो हमारा है, भाषा का निर्माण होता है, जो भाषा है उसका निर्माण होता है किस चीज़ से होता है, अमूर्त ध्वनियों से, मूक संकेतों से, व्यक्त ध्वनियों से, आँखों से। तो 28 नंबर प्रश्न का जो आपका सी ऑप्शन है ये सही जवाब हो जाएगा, व्यक्त ध्वनियों से जो है भाषा का निर्माण होता है, मतलब कि व्यक्त ध्वनियों से, जो व्यक्त की जाती है ध्वनियाँ, उससे भाषा का निर्माण होता है। नेक्स्ट नंबर, भाषा की लघुतम इकाई है, भाषा की लघुतम इकाई है, तो आप सबको पता है भाषा की लघुतम इकाई जहाँ से स्टार्ट होगी वही होगी, अर्थात ध्वनि। ध्वनि के जुड़ने से मतलब कि आपके अक्षर, फिर मतलब शब्द बनेंगे, तब वाक्य, तब संयुक्त वाक्य। इसलिए लघुतम इकाई इन 4 ऑप्शनों में से यदि कोई होगी तो आपकी क्या होगी, ध्वनि होगी, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, अगला हमारा है, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण हैं। तो अशोक का जो शिलालेख है वो मतलब कि ब्राह्मी लिपि में तो लिखा गया है, लेकिन ये जो है मतलब कि किस भाषा में उत्कीर्ण है ये हमको यहाँ पर बताना है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। कौन सी भाषा में उत्कीर्ण है, प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। नेक्स्ट नंबर है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही हो जाएगा यहाँ पर, हिंदवी। अमीर खुसरो ने मतलब कि हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया, हिंदवी प्रयोग किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और प्रश्नों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगला, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली आपकी जो मतलब कि भाषा है वो क्या कहलाती है, यहाँ हम सभी को इसका जवाब ढूंढना है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, लोक भाषा। तो जो भाषा राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होती है वो आपकी राजभाषा कहलाती है, और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हिंदी एक राजभाषा है, वो राष्ट्रभाषा नहीं है। नेक्स्ट नंबर आपका है, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया, ये वाला आप सभी को यहाँ पर बताना है। तो सही जवाब आपका पहला नंबर ही निकल कर आएगा, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949। इसी कारण जो है 14 सितंबर को जो है आपका हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है, मेवाली, पाली, मारवाड़ी, बुंदेली। तो इसमें से हमको जो है यहाँ पर जवाब सेलेक्ट करना है कि कौन एक भाषा है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मेवाली, मारवाड़ी, बुंदेली ये सब भाषा की बोलियां हैं, और आप सबको पता है कि मैंने जब अभी भाषा के बारे में बात किया था तो पाली एक क्या होती है, भाषा होती है, ठीक है। मेवाली, मारवाड़ी, बुंदेली ये सब जो है भाषा की क्या हैं, बोलियां हैं, ठीक। अगला, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी आपके पिछले मतलब कि क्वेश्चन में मैंने बताया, पिछले स्लाइड के क्वेश्चन में, कि 14 सितंबर 1947 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया, 1949 को, और तभी से जो है उसी के उपलक्ष्य में शायद यहाँ पर हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो कुल मिलाकर आपको याद क्या रखना है, 14 सितंबर, ठीक, हिंदी दिवस के लिए। अगला प्रश्न हमारा आ रहा है, हिंदी भाषा की लिपि है ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी, आरामाइक। तो सबको पता है हिंदी भाषा की जो लिपि है जो वो आपकी क्या होती है, देवनागरी लिपि है। क्या है, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट आपका है कि पंजाबी भाषा की लिपि है, पंजाबी भाषा की लिपि है।
तो आप सबको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यदि आपने वो वीडियो देखा है तो आपको ये पता होगा गुरमुखी जो है पंजाबी भाषा की क्या है, लिपि है। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ भाषा की लिपि है, देखिए इसमें लिखते समय एक गड़बड़ी फिर हो गया है, यहाँ मराठी होना चाहिए, ठीक है, या संस्कृत लिख देते हैं। देखते हैं पिछले वाले अगले वाले में अगर मराठी होगा तो यहाँ संस्कृत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, संस्कृत। ठीक, इनकी लिपियाँ जो हैं क्या हैं यहाँ पूछी गई हैं, तो आप याद रखिएगा। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, देवनागरी। ठीक है, देवनागरी इसकी भी है। अरबी भाषा की लिपि है ब्राह्मी, देवनागरी, गुरमुखी। तो आप सबको पता है अरबी भाषा जो है किस में लिखी जाती है, फारसी, मतलब उसकी लिपि जो है वो फारसी है। नेक्स्ट है मराठी भाषा की लिपि है, आप सबको पता होना चाहिए। एक बार फिर से यहाँ पर देवनागरी आपका सही हो जाएगा। उर्दू भाषा की लिपि के लिए हम फिर से क्या क्लिक कर देंगे, फारसी। उर्दू भाषा की जो लिपि है वो आपकी क्या हो जाएगी, फारसी लिपि हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा की लिपि है। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। क्या है आपका, रोमन जो है अंग्रेजी भाषा की लिपि है। आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला है, किस देश में हिंदी भाषा जो है बोली तथा लिखी जाती है, मतलब ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर हिंदी भाषा आपकी बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है। ध्यान दीजिए, हिंदी भाषा बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है। श्रीलंका, मॉरिशस, ईरान और मिस्र। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पर है मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी भाषा आपकी बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है। ठीक है, मॉरिशस ऐसा देश है। चलिए आगे देखते हैं। पाली को डाट 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 भाषा भी कहते हैं। जो आपकी पाली है डाट 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 भाषा भी कहते हैं। कौन सी भाषा, देश भाषा कहते हैं कि देव भाषा कहते हैं, लोक भाषा कहते हैं कि जन भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कई ऑप्शन हैं, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब निकल कर आएगा, तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब दिख रहा है मुझे वो देश भाषा है। ठीक है, पाली को क्या कहते हैं, देश भाषा कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है, तो आप सभी को पहले मैंने अभी समझाया भी कि मराठी का है, हिंदी का है और नेपाली का भी है, उर्दू का नहीं है, क्योंकि उर्दू की लिपि जो होती है फारसी होती है। मैंने अभी आपको तुरंत अभी समझाया। तो देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है, उर्दू भाषा की लिपि जो है वो आपकी देवनागरी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। निम्नलिखित में से, इसमें से जितने हमारे पास ऑप्शन हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है हिंदी की उपभाषा नहीं है, तो हमारे पास कई ऑप्शन हैं जिसमें से आपका लास्ट वाला ऑप्शन जो है दक्षिणी जो है वो आपकी हिंदी की उपभाषा नहीं है। मतलब पश्चिम में हिंदी बोली जाती है, पूरब में बोली जाती है, पहाड़ों में हिंदी मतलब हिंदी की ही उपभाषा बोली जाती है, बट दक्षिण में जो है हिंदी की उपभाषा नहीं, वहाँ तमिल तेलुगु यूज की जाती है, शायद वो द्रविड़ की होगी। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको द्रविड़ मतलब नहीं हो, तमिल भाषा वगैरह का होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर दक्षिण में जो है दक्षिण जो है हिंदी की उपभाषा नहीं मानी जाएगी। अगला, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में हैं। जो अमीर खुसरो हैं उनकी रचनाएं किस बोली में हैं, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। तो 28 नंबर का जो यहाँ पर जवाब निकल कर आएगा वो आपका हो जाएगा खड़ी बोली में। मतलब अमीर खुसरो की रचनाएं किस में लिखी गई हैं, रचित हैं, वो आपकी खड़ी बोली में रचित हैं। ठीक है, याद जरूर रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी, रोमन, द्रविड़, नास्तलिक। तो इसमें आपका जो इसका जवाब आएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा द्रविड़। ठीक है, तमिल भाषा की जो लिपि है वो द्रविड़ होती है, सबको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप सब लोग अब जानकर इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला हमारा है, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा। सूरदास, कबीरदास, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद। ठीक है, अभी हमने आपको इस प्रश्न को दूसरे तरह से मतलब कि दिया भी था, तो इसका सही जवाब क्या निकल कर आएगा, अमीर खुसरो जो हैं हिंदी भाषा को हिंदवी भी कहे हैं। ठीक है, ये बात आप सभी को याद रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं जल्दी से। अगला आपका है, किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है। वाक्य विचार, व्याकरण, साहित्य, परिष्करण,
तो मैंने अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि आपने दूसरा वीडियो देखा है हिंदी वाला, तो आपको इस प्रश्न का जवाब देने में बिल्कुल भी मतलब की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही जवाब निकल कर आएगा व्याकरण। क्या निकल कर आएगा? व्याकरण इसका सही जवाब होगा। अगला है, जो भाषा देश की जनता की जागृति से, याद रखिए, देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है। तो वह कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा। जो देश की जनता की मतलब जागृति से जुड़कर व्यापकता मतलब बड़े पैमाने पर ग्रहण करती है, वह आपकी कौन सी भाषा कहलाएगी? राष्ट्रभाषा कहलाएगी। ठीक, चलिए अगला है, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणीय ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है। कौन से ढांचे में? व्याकरणीय ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है, तो उसे कहते हैं क्षेत्रीय भाषा। यहाँ पर जो है मतलब यहाँ पर कई ऑप्शन है आपके पास, तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है परिनिष्ठित, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर परिनिष्ठित भाषा, इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य की जो है मतलब कि आपका राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? यहाँ पर हमको इस प्रश्न का जवाब यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए, इसका सही जवाब जो है पंजाब होगा। ठीक है, तो पंजाब, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? पंजाब। वहाँ की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से देखने की कोशिश करेंगे। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? जो हिंदी शब्द है वो किसका दिया हुआ है? मतलब आर्यों का दिया हुआ है कि ईरानियों का दिया हुआ है, यूनानियों का दिया हुआ है कि तुर्कों का दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है ये आपका हिंदी शब्द जो है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब यहाँ पर, तो चौथा नंबर प्रश्न का जो आपका बी ऑप्शन होगा ईरानियों का। किसका? ईरानियों का यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही, चौथा नहीं 35 नंबर प्रश्न है, ईरानियों का ये आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है, रिक्शा किस शब्द मतलब किस भाषा का शब्द है? जो आपका रिक्शा है ये किस भाषा का शब्द है? चीनी, रूसी, जापानी, जर्मनी। ठीक, चीनी, रूसी, जापानी, जर्मनी, यहाँ पर कई ऑप्शन हमारे पास है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है जापानी जो है, इस भाषा का शब्द क्या है? रिक्शा। ये बात आप सभी लोग ध्यान दीजिए। ठीक, ऐसे प्रश्न आपके मतलब की एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए तैयार जरूर कर रखें। शब्द किसे कहते हैं? हमारा अगला प्रश्न आया, शब्द किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन इसमें एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, एक या एक से अधिक मतलब कि वर्णों के मेल को, ध्वनि की छोटी इकाई को, भाषा की छोटी इकाई को। तो जब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब शब्द क्या कहते हैं वर्ण का समूह बनेगा और सार्थक मतलब अर्थ निकलेगा, तो वही आपका शब्द कहलाएगा। तो इस वाले प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यही आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला है आपकी पारणी की रचना का क्या नाम है? जो पारणी थे उनकी रचना का क्या नाम है? वेदांग ज्योतिष, अष्टाध्यायी अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अष्टाध्यायी जो है वो पारणी की रचना का नाम है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? जो व्याकरण होता है उससे किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है, ये हमें यहाँ पर आप सभी को बताना है। तो देखिए, व्याकरण से जो है लिपि के अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है। हम ध्वनि के शब्द के वाक्य की मतलब जानकारी व्याकरण से प्राप्त करते हैं, लेकिन लिपि की जानकारी जो है व्याकरण से नहीं मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? जो आपका यहाँ पर कई दिया गया है, इसमें से कौन सत्य है ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके बताना है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है, यही आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के प्रमुख अवयव हैं। भाषा के प्रमुख अवयव हैं, यहाँ पर हमारे पास कई ऑप्शन हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा में क्या होता है? भाषा में वर्ण अर्थात अक्षर होता है, शब्द होता है, पद होता है,
और वाक्य होता है। मैंने बताया था भाषा के अंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाया गया है, इसलिए इसमें कुछ नया नहीं है, आपको मतलब कि कंफ्यूज नहीं होना है। भाषा के प्रमुख अवयव जो हैं वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, ये सब हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस मतलब कि किस धातु से हुई है। जो भाषा है उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के या संस्कृत के किस धातु से हुई है। भस, भास, भाक, भक, हमारे पास ये ऑप्शन है सबकी। आप सबको पहले ही मैंने मतलब कि जब वीडियो स्टार्ट किया था तभी बताया था कि उसका सही जवाब होगा भास, ठीक। क्या होगा? भास शब्द से इसका मतलब कि इसका भास शब्द से उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना, ठीक। अपने विचारों को बोलना या कहना ही तो भाषा कहलाती है। नंबर नेक्स्ट आपका है भारत में बोलियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है। भारत में जो है बोलियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने इस बात की भी जानकारी आपको दिया था कि 436। कितनी? 436। नंबर नेक्स्ट आपका कौन रचनाकार अवधि क्षेत्र का नहीं था। मतलब हमारे पास 4 ऑप्शन है, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु और जैनेन्द्र। इसमें से कौन ऐसे रचनाकार हैं जो मतलब कि अवधि से नहीं थे, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक। अवधि से वो नहीं थे, तो जैनेन्द्र जो हैं वो अवधि क्षेत्र से नहीं थे, ठीक। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है। जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है वो किस बोली की साहित्यिक रचना है, आप सभी को यहाँ पर बताना है। अवधी, ब्रज, मैथिली, मगही। सबको पता है अवध, राम, जब भी राम का नाम लिया जाता है अवध शब्द आता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? अवधी। नेक्स्ट नंबर आपका है बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। बिहार की राजधानी जो पटना है वो किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। तो सही जवाब आपका यहाँ पर निकल कर आएगा मगही, ठीक है। कौन सा जवाब निकल कर आएगा? मगही बोली क्षेत्र में बिहार की राजधानी पटना जो है स्थित है। ये बात आप सभी लोग ध्यान दीजिए। देखिए अब इससे ज़्यादा हम प्रश्न नहीं बना पाए, हमने कहा था 50+, लेकिन 50 से लगभग कम भी नहीं है, 3-4 ठो कम है। इतना प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आप जो है इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा आप उसको करके ज़रूर आओगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो पाठ स्टार्ट होगा वो वर्ण संबंधित चीज़ें होंगी, ठीक है, जिसमें हम आपको वर्णों के प्रकार बताएंगे, स्पर्शी मतलब व्यंजनों के प्रकार बताएंगे, ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थित व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, वर्णों का उच्चारण स्थान, मतलब बहुत कुछ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।